नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग ट्रैक के इस प्रोग्राम में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी का 5th चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। इंग्लिश में इसे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कहते हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। दूसरा, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी में जो विविधता के कारण हैं वो समझेंगे। तीसरा, वनस्पति के प्रकार को समझेंगे। चौथा, वन्य प्राणी के बारे में जानेंगे। पांचवा, नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे, भारत में कहाँ कहाँ है, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो मानव के सहायता के बिना ही अपने आप ही पैदा हुए हों। तो ये प्राकृतिक वनस्पति के भाग हैं जो अपने आप ही पैदा होते हैं, इस पे मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो कृषिकृत फसलें होती हैं, जो फलों फूलों और बागानों के होते हैं फसलें, उन्हें हम वनस्पति तो कहते हैं, लेकिन वह प्राकृतिक वनस्पति का भाग नहीं होता है। अब आगे देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जानते हैं। तो विश्व में मुख्य 12 जैव विविधताओं वाले देशों में से भारत भी एक है, और भारत में पौधों की प्रजातियां लगभग 47,000 हैं, 47,000 हैं, जो कि भारत को विश्व में यह 10वां स्थान प्रदान करता है। फूलों के मामले में भारत के पास 15,000 के फूलों के पौधे हैं, फूलों की प्रजातियां हैं, जो कि विश्व का 6% हिस्सा है। आगे देखते हैं, वनस्पति एवं वन्य प्राणी में विविधता के कारण क्या क्या हैं। तो ये मुख्य कारण धरातल हैं और जलवायु हैं। वनस्पति और वन्य प्राणी में जो विविधताएं होती हैं, जो अंतर आता है, वो 2 कारणों से होती हैं, धरातल और जलवायु। धरातल के अंदर जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो भूभाग है और मृदा है, यानी मिट्टी। भूभाग वनस्पति को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभावित करता है। भूभाग या जो भूमि का स्वभाव होता है वह बहुत बड़ा प्रभाव डालता है वनस्पति पे। जैसे जहाँ पर समतल ज़मीन होती है, जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन होती है, वहाँ पर अक्सर कृषि की जाती है, कृषि वाले फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन जहाँ पर उबड़ खाबड़ ज़मीन है, असमतल ज़मीन है, वहाँ पर जंगली पौधे उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर जंगली घास होते हैं, और ये सब वन्य प्राणी को आश्रय देते हैं। मिट्टी के बारे में समझते हैं। विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार की मिट्टी या मृदा पाई जाती है, और मिट्टी जो है, मिट्टी एक आधार है वनस्पति के लिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, जो राजस्थान वाला एरिया है, वो बलुई मिट्टी का एरिया है, तो वहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। जबकि जो हिमालय का दक्षिणी पोर्शन है, दक्षिणी ढलान है, वह मिट्टी का परत वहाँ पर बहुत गहरा होने की वजह से उस पर शंकुधारी वन उत्पन्न होते हैं। तो जहाँ विभिन्न प्रकार की जब मिट्टी के प्रकार में जब बदलाव होता है, तो वहाँ कर वनों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जलवायु में आ जाता है तापमान। तो पहला पॉइंट, तापमान को समझते हैं। जब हिमालय या दक्षिणी पहाड़ी है, जब उसके 900 या 1000 मीटर के जब हम ऊपर जाते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर गिरने लग जाता है। तो टेम्परेचर के कम होने के कारण, तापमान के कम होने के कारण वनस्पति पर प्रभाव डालता है, जिस वजह से इसके बढ़ने को प्रभावित करता है, पनपने को प्रभावित करता है। सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश किसी भी क्षेत्र के अक्षांश पे डिपेंड करता है। ये आप किस तरह से सूर्य का प्रकाश किसी भी जगह के अक्षांश पे डिपेंड करता है, वो आप जलवायु वाला वीडियो देख के आपको समझ में आएगा। उस जगह के ऋतुओं पर भी डिपेंड करता है सूर्य का प्रकाश, और समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है उससे पे डिपेंड करता है। तो सूर्य का प्रकाश जहाँ पर अधिक पड़ता है, वो वहाँ पर घने वन होते हैं। वनों की वृद्धि के लिए अधिक सूर्य का प्रकाश मिलता है, जिस वजह से वहाँ के वन घने होते हैं। तीसरा है वर्षण। जाहिर सी बात है, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर अधिक वन और घने वन पाए जाते हैं। वर्षा जो है, हमने जलवायु में पढ़ा है कि वर्षा ज़्यादातर जो दक्षिण पश्चिम मानसून आने वाले मानसून है उससे वर्षा होती है, और लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्वी मानसून जब लौटता है उससे वर्षा होती है। तो
जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर अधिक घने वन पाए जाते हैं। जैसे पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढलान वाला क्षेत्र है और उत्तर पूर्वी वाला जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट एरिया, वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। इसी वजह से वहाँ के क्षेत्र में अधिक वन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के में समझते हैं वन का क्या महत्व है। तो वन एक नवीकरण योग्य संसाधन है और वन की बहुत अधिक भूमिका होती है वातावरण को स्वच्छ बनाने में, वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में। वहाँ ये वन जो है स्थानीय जलवायु को भी नियंत्रित करता है, मृदा अपरदन को रोकता है, नदियों की धाराओं को नियंत्रित भी करता है। वन बहुत सारे उद्योगों का आधार भी है और कई समुदाय की जीविका जो है वन पर आधारित है। कृषि के बढ़ते हुए क्षेत्र से, औद्योगिकरण से, शहरीकरण के कारण वन के क्षेत्रों में कमी आ रही है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.05% है। भारत का लक्ष्य है कि वो 33% वन प्रतिशत जो है हासिल कर ले, लेकिन ये इस रिपोर्ट के हिसाब से, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2011 के हिसाब से अभी जो वन प्रतिशत है भारत में वो 21.05% है। पारिस्थितिकी तंत्र को समझते हैं, यानी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वो एक प्राकृतिक इकाई होती है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्राणी या उनके समूह रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो पौधे और जीवों का जो रहने का डिसाइडिंग फैक्टर है, जो कारक है, वो मुख्यतः जलवायु होता है। और वहाँ पर किस तरह के पौधे हैं, पौधों की प्रकृति पे डिपेंड करता है कि वहाँ के का प्राणी कैसा होगा, वहाँ का वन्य जीव कैसा होगा। और पादप की प्रकृति में जैसे ही बदलाव आता है वैसे ही प्राणी के जीवन में भी बदलाव आ जाता है। आगे देखते हैं, वनस्पति के प्रकार को समझते हैं। तो भारत में 5 तरह के वनस्पति हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तीसरा उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, इंग्लिश में ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड शर्ब्स। और पर्वतीय वन, चौथा है वन पर्वतीय यानी माउंटेन फॉरेस्ट, और 5वां है मैंग्रोव वन, इंग्लिश में इसे मैंग्रोव वन ही कहते हैं। पहला समझते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसे वर्षा वन भी कहते हैं। तो सदाबहार वन, इस जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि इस वन के कभी भी पतझड़ वाला मौसम नहीं होता है। इसमें कोई निश्चित समय नहीं होता है जिस समय जो पतझड़ आए। ये वन हमेशा हरे भरे होते रहते हैं। वो क्षेत्र जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये वृक्ष जो होते हैं, ये सदाबहार वन के जो वृक्ष होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। वो 60 मीटर की ऊंचाई या उससे भी अधिक ऊंचाई के होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं एबनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना। ये वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं, ये देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। हमने डिस्कस किया कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उत्पन्न होता है, पैदा होता है। और वहाँ जो जानवर पाए जाते हैं वो हाथी, बंदर, हिरन, इस तरह के जानवर पाए जाते हैं। ये मैप में देखते हैं किस जगह पे ये सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो ये आप देख रहे हैं पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान जो है, यहाँ पर अधिक वर्षा की वजह से यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वाला नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन, यहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है तो इस वजह से यहाँ सदाबहार पाए जाते हैं। तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र, यहाँ भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार समूह, यहाँ भी सदाबहार वन पाए जाते हैं।
ये पोर्शन जो असम का दलदली क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल का दलदली क्षेत्र है, यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। इंग्लिश में इसे वन हॉर्न राइनोसेरस बोलते हैं। और यहाँ पर असम इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर पक्षियों में अलग अलग कई प्रकार के पक्षियाँ पाए जाते हैं, जिसमें चमगादड़ भी एक है। आगे देखते हैं। अब समझते हैं ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट के बारे में, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नाम से आप देख रहे हैं पर्णपाती वन, यानी जो ऐसा वन जो सालों भर में किसी एक निश्चित समय पे अपने सारे पत्ते गिराती है, तो ये पर्णपाती वन कहलाते हैं। ये वन खास करके 70 से 200 मीटर वर्षा वाले क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और गर्मी में 6 से 8 हफ्तों के बीच ये अपने पत्ते गिराती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन शहतूत। ये वृक्ष, ये वन जो हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के एग्जाम्पल हैं। और ये 70 से 200 सेंटीमीटर ये दो भागों में डिवाइडेड है, तो वो समझते हैं किस तरह से पर्णपाती को दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो पर्णपाती वन को दो भागों में डिवाइड किया है। एक 70 से 100 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है, वहाँ पर जो पर्णपाती वन होते हैं उसे शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। शुष्क इसलिए क्योंकि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा है यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहाँ अधिक वर्षा होती है, इस वजह से ये आर्द्र पर्णपाती वन कहा जाता है। भारत के सबसे विशाल क्षेत्र में पर्णपाती वन पाया जाता है। सबसे अधिक जो भारत में वन पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। अब ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ यूपी का, बिहार वाला, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और ये जो पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान जो है, पश्चिमी ढलान हमने डिस्कस किया कि सदाबहार वन पाए जाते हैं, और ये पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान पर्णपाती वन के लिए उपयुक्त है। आगे देखते हैं। अब समझते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स। हिंदी में उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ। तो ये वन वैसे वन हैं जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, यानी जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, वहाँ पर ये कटीले वन पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के शुष्क भागों में होते हैं। इसकी जड़ें ज़मीन में काफ़ी नीचे तक होती है, ताकि वहाँ पर पानी की तलाश में इसकी जड़ें बहुत नीचे तक चली जाती है, नमी की तलाश में। वहाँ पर कम बारिश होती है, इस वजह से नमी बहुत ज़मीन के बहुत नीचे पौधों को मिलता है। इसके उदाहरण आप देखिए, इसके उदाहरण हैं अकासिया, खजूर, नागफनी और यूफोर्बिया। ये कटीले वन और झाड़ियों के एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं। देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय, ये हमने डिस्कस किया 70 से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में है। और ये मैप में आप देखिए, यहाँ पर ये राजस्थान का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र और दक्षिण भारत में भी ये इस पोर्शन में उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं वो ऊँट है, बाघ है, शेर है, गधे हैं, घोड़े, ये चूहे और खरगोश, ये जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। अब समझते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, यानी पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में जैसे जैसे हम ऊंचाई में बढ़ते हैं तो वहाँ का मौसम, वहाँ के जलवायु में परिवर्तन होता है, और इस वजह से हमें वहाँ के वनों में अंतर दिखता है। जब 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर हमें आर्द्र शीतोष्ण वन मिलता है। 1500 से 3000 के मीटर में हमें शंकुधारी वन वृक्ष हमें देखने को मिलता है पर्वतीय क्षेत्रों में। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं चीड़ का पेड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस सीडर। ये वृक्ष हैं जो 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। 3600 मीटर से जो अधिक ऊंचाई पर वृक्ष पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, उसे अल्पाइन वनस्पति कहते हैं। ये बहुत ठंडे प्रदेश में अल्पाइन वनस्पति पाया जाता है। मैप में देखते हैं कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है। तो जो ये उत्तर पूर्वी वाला जो पर्वतीय इलाका है वहाँ पर, और ये जम्मू कश्मीर में, और ये हिमालय का जो दक्षिणी ढलान है वहाँ पर पाया जाता है। अब समझते हैं मैंग्रोव वन।
तो हिंदी में भी इसे मैंग्रोव वन ही कहते हैं। मैंग्रोव वन वैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो तटवर्ती या डेल्टा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस इमेज में आप देख रहे हैं कि ये तटों पे जो पौधे लगे हुए हैं, वृक्ष लगे हुए हैं, वो पानी से सटे हुए हैं। इनके जो जड़ें होती है वो पानी में डूबे हुए रहते हैं और ये अधिकतर तटवर्ती क्षेत्रों या डेल्टा वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जो मुख्य जो डेल्टा वाले क्षेत्र हैं वो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वाला क्षेत्र, सुंदरवन डेल्टा, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। महानदी का डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा वाले भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरी वन जो है, सुंदरवन डेल्टा में हमें सुंदरी वन मिलता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो बनाया जाता है सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, वहीं पर सुंदरी वन पाया जाता है। मैप में देखते हैं, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बना रहा है उससे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। यहाँ पर सुंदरी वन पाया जाता है। सुंदरी वन मैंग्रोव वन का हिस्सा है। यहाँ महानदी का डेल्टा है, ये गोदावरी का, ये कृष्णा और ये कावेरी का डेल्टा है। इन क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये क्योंकि पानी वाले क्षेत्र होते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं वो हैं मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुए और सांप की कई प्रजातियां यहाँ पर पाए जाते हैं। और अब समझते हैं वन्य प्राणी को। तो दोस्तों अपने आसपास कई जानवर को देखा होगा, हाथी, भैंस, गाय, अलग अलग प्रकार के जानवरों को देखा होगा, लेकिन वो कुछ सीमित ही आपने देखा होगा, 15 से 20 प्रकार के ही देखा होगा। लेकिन आप इस चैप्टर के बाद आपको ये पता लगेगा कि जो वन्य प्राणी के जो प्रजातियां हैं भारत में वो 90,000 के आसपास हैं भारत में सिर्फ। और जो पक्षियां आप देखते हैं आसपास, पक्षियों की प्रजातियां भारत में 2000 के करीब हैं, जो कि विश्व का 13% हिस्सा भारत में है। और मछलियां भी आपने बहुत मार्केट में देखा होगा। तो मछलियों का जो प्रजातियां हैं वो 2546 यानी 2500 से भी ज़्यादा प्रजातियां भारत में हैं, जो कि विश्व का 12% भारत में है। आगे देखते हैं, वन्य प्राणी में कुछ ये समझते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं ये हाथी, कर्नाटका वाला क्षेत्र, केरल वाला क्षेत्र, असम का क्षेत्र, यहाँ पर हाथी पाए जाते हैं। ये असम का दलदली क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का दलदली क्षेत्र, यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, वन हॉर्न राइनोसेरस भी कहते हैं। यहाँ गुजरात वाले क्षेत्र में ऊंट और जंगली गधे पाए जाते हैं, यहाँ कच्छ के रण में। और जो यहाँ पर एरिया है, जो पर्वतीय एरिया है जहाँ ठंडा प्रदेश है, वहाँ पर भेड़ पाया जाता है और इस तरह के ठंडे प्रदेश वाले वन्य प्राणी पाए जाते हैं। जो गुजरात गिर का जो फॉरेस्ट है, गिर का जंगल है गुजरात में, वहाँ पर भारतीय लायन यानी भारतीय सिंह पाया जाता है। और मध्य प्रदेश के जंगलों में, झारखंड और पश्चिम बंगाल के जंगलों में बाघ पाए जाते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बाघ और शेर दोनों ही पाए जाते हैं। विश्व का एक ऐसा देश है भारत जहाँ पर दोनों ही पाए जाते हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम को 1972 में लागू किया गया था, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ नेशनल पार्क्स देख लेते हैं भारत में। आप जैसे यूपी का पोर्शन आप देखें, यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है। यूपी के जस्ट बगल में यहाँ उत्तराखंड है। उत्तराखंड में 2 महत्वपूर्ण पार्क हैं, राजाजी नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में 2 नेशनल पार्क महत्वपूर्ण हैं, कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। राजस्थान वाले क्षेत्र में आप देखें, केवलादेव घाना और रणथंभौर नेशनल पार्क। गुजरात वाले में गिर नेशनल पार्क। यहाँ उड़ीसा वाले में सिम्पलीपाल नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल में गोरुमारा नेशनल पार्क। असम वाले क्षेत्र में मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क। मानस जो है यूनेस्को साइट इसमें इसका नाम दर्ज है। और मानस और काजीरंगा में ये ज़्यादातर एक सिंघे गैंडे के लिए फेमस है। मणिपुर में केबुल लामजाओ नाम का नेशनल पार्क है। तमिलनाडु में गुइंडई नाम का है और कर्नाटक में बांदीपुर नाम का नेशनल पार्क है।
इसे आप 1-2 बार देखेंगे और अपने नोटबुक पे भी ड्रॉ करें और इससे लोकेशन बनाएं, आपको याद हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। पादपों और जीव को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। वो कदम हैं, सरकार ने जैसे 18 जीव मंडल निचय का निर्माण करवाया है। इनमें से कुछ देख लेते हैं। उनके नाम हैं सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिम्पलीपाल इत्यादि। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभय वन और कई चिड़ियाघर का निर्माण सरकार ने कराया है। देखते हैं फॉरेस्ट कवर, देख लेते हैं वन का जो प्रतिशत क्षेत्र है कहाँ पर कितना ज़्यादा है। तो लैंड एरिया के हिसाब से जो भूभाग है उसके हिसाब से जो परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा जो मिज़ोरम का जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन है। देखिए 90% से भी अधिक यहाँ पर वन पाए जाते हैं। मिज़ोरम नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है। मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत अधिक वन प्रतिशत में है। यहाँ पर देख रहे हैं आप 80% से अधिक और 80% के आसपास वन क्षेत्र पाए जाते हैं। जबकि सबसे कम जो है वन प्रतिशत वो हरियाणा में है और उसके बाद पंजाब में पाए जाते हैं। तो अब ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इस पे के बेस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रबड़ का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से है? 4 ऑप्शन है आपके पास, टुंड्रा, हिमालय, मैंग्रोव और उष्णकटिबंधीय वर्षावन या फिर सदाबहार वन। तो इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय वर्षावन या सदाबहार वन। दूसरा क्वेश्चन है, सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 200 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर से कम। सिनकोना वाले वृक्ष, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के एग्जाम्पल हैं, इस वजह से ये 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सिम्पलीपाल जीव मंडल निचय, जीव मंडल निचय को बायो रिजर्व कहते हैं, ये किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है ओडिशा। चौथा सवाल है, कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक वन प्रतिशत क्षेत्र हैं? जहां वन सबसे अधिक हैं प्रतिशत में, वहां के भूभाग के हिसाब से, लैंड एरिया के हिसाब से, तो सबसे अधिक प्रतिशत वन जो है वो मिजोरम में है और सबसे अधिक एरिया में जो है वो मध्य प्रदेश में। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। नमस्कार।